हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करने वाले हैं मिड टर्म एग्जाम क्लास 8 सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स। वीडियो होने वाली है काफ़ी बेनिफिशियल, क्योंकि यहाँ से आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में आपको कंप्लीट पैटर्न पता चलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी 8th क्लास के बच्चों के लिए ये वीडियो। तो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं बच्चों। और इम्पोर्टेंट बात बेटा कि आप इंग्लिश और हिंदी मीडियम में हम साथ साथ करेंगे, तो कुछ ऐसा अलग से इसमें कुछ ज़्यादा होता भी नहीं है मैथ्स में, ठीक है। तो हम जो है दोनों को एक साथ ही डिस्कस करने वाले हैं। निम्नलिखित में से किस सममित व्यवस्था का उपयोग एक वर्ग संख्या को निरूपित करने के लिए नहीं किया जा सकता है? दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक अरेंजमेंट कैन नॉट बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर को किससे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पे भी इसको 1 3 इस तरह से है, तो इसको किया जा सकता है, यहाँ पे भी किया जा सकता है बच्चों, यहाँ पे भी। और इसका आंसर ये जो है इससे नहीं किया जा सकता, तो ये आपका डी पार्ट जो है यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चित्र में दिखाई गई 3 रेखाएं एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये लाइन जो है ये सारी क्या है, 3 लाइंस जो है वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहाँ पर, बिंदु P पर। अब जो यहाँ पर दी गई है लाइन L इज परपेंडिकुलर, लाइन L जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, लाइन N के। और एंगल जो 6 है उसका जो यहाँ पे मेजर दिया गया है वो है 65 डिग्री। एंगल 6 कितने का है, 65 डिग्री का है। द सम ऑफ द मेजर ऑफ 3 एंड 4 ये आपको बताना है, ठीक है। 3 और 4 का मेजर क्या रहेगा वो आपको यहाँ पर बताना है। उनका सम आपको बताना है। तो यहाँ पे ये जो एंगल रहेगा, देखिए एंगल 4 जो है वो कितने का हो जाएगा, एंगल 4 आपका हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री का। और एंगल 3 और एंगल 6 ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने वाले एंगल हैं, तो ये 6 और 3 बराबर एंगल होंगे, तो ये हो जाएगा 65 का, क्योंकि एंगल 6 65 का है। तो टोटल यहाँ से आएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 155 डिग्री। तो डी जो है आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 3 की पावर 0 दिया हुआ है इंटू 7 की पावर 0 प्लस 6 की पावर 0 का मान क्या है। देखिए किसी भी इंटीजर की जो पावर है वो 0 होती है, तो उसकी वैल्यू जो है किसके इक्वल हो जाती है, 1 हो जाती है। कोई भी इंटीजर हो, मान लीजिए x a कुछ भी मान लीजिए, तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 की पावर 0 यानी कितना हो गया यहाँ पे 3 की पावर 0 1 इंटू 1 प्लस में ये हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 2। तो यहाँ से आपका आंसर जो है वो कितना है, सी जो है आपका यहाँ से आंसर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है ABC, जिसमें AC की लंबाई जो है वो आपको यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दी गई है, AD की लंबाई जो है वो आपको 6 दी गई है, एंड P इज अ पॉइंट ऑन AB, और AB पर एक पॉइंट है P, ठीक है। अब आपको जो यहाँ पर जो बताना है वो आपको देखिए BP और PA की लंबाई वो आपको दी गई है। देखिए ध्यान से इसको थोड़ा सा समझ के करेंगे। यहाँ पे BP यानी इसकी BP और PA, ठीक है, PA की लंबाई जो है वो दी गई है आपको 4x - 1 एंड इसकी दी गई है 3x + 4, ठीक है, 3x + 4 ये दी गई है। अब BP की लंबाई, इसकी लंबाई आपको यहाँ पर निकालनी है, BP की लंबाई। उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा x का मान। अब x का मान निकालने के लिए देखिए जो हमें यहाँ पे AC की लंबाई दी गई है वो 10 दी गई है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये दोनों जो है क्या है, आइसोसेल्स है, तो ये वाला पार्ट, ये वाला, दोनों भुजाएं एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं, समान हैं। तो यहाँ पे ये इन दोनों का सम जो है वो किसके बराबर होगा, 10 के, ठीक है। तो यहाँ पे हम x का मान निकालने के लिए वैल्यू पुट कर देंगे 4x - 1 प्लस 3x + 4, ये हो जाएगा इक्वल टू 10। ये आ जाएगा 4 और 3 आ जाएगा 7x, और 7x यहाँ से, और यहाँ से आपका आ जाएगा, ये देखिए -1 है, और -3 यहाँ से आपका आ जाए, +3 आ जाएगा, एंड इक्वल टू आ जाएगा आपका 10। उसके बाद 7x = 10, 3 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 7x, और यहाँ पे आ जाएगा 7, और x का जो मान आएगा आपका वो आएगा यहाँ पे 1, 7/7 हो जाएगा ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब आपको निकालना है BP का मान, और BP कितना दिया गया है, 4x - 1, तो 4x की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 1 और -1, तो कितना आ जाएगा, 4 - 1 कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर, यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। राजू के पिता की वर्तमान आयु राजू की वर्तमान आयु की 3 गुना है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग जो है वो 64 वर्ष होगा। राजू की वर्तमान आयु क्या है?
ठीक है। तो वर्तमान आयु यानी उसकी जो प्रेजेंट एज है वो आपको निकालनी है। सो यहाँ से आप कैसे करेंगे कि देखिए यहाँ पे वर्तमान आयु अगर हम मान ले x, ठीक है, तो राजू के पिता की वर्तमान आयु उसकी आयु की कितने हो जाएगी 3 गुना, यानी पिता की हो जाएगी 3x। अब 4 साल बाद राजू की हो जाएगी x+4 और पिता की हो जाएगी 3x+4। ये हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी, समीकरण बन जाएगा। और 4 साल बाद उन दोनों की जो एज है उनका सम होगा 64। तो बस हमें क्या करना है, इसको जो है प्लस करके, और ये हमारा समीकरण यहाँ से बन जाएगा। तो यहीं पे मैं सॉल्व कर रही हूँ एंड आई होप आपको यहाँ से क्लियर भी हो जाएगा। तो देखिए x+4 प्लस 3x+4 इज इक्वल टू 64। 4 और 4 कितना हो जाएगा, x और 3x कितना हो गया 4x, प्लस में 4 और 4 8 हो गया, ये हो गया 64। अब 4x इज इक्वल टू 64 में से 8 उधर लेकर जाइए, माइनस का हो जाएगा, ये कितना आ गया 56 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया 14 ईयर। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी 14 ईयर आ जाएगी। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा 14 ईयर्स। क्लियर, ये हमारा यहाँ से आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर, होल नंबर जो है उनका डिफरेंस क्या है 35 है, और उसके बाद उन दोनों का जो यहाँ पे रेशो दिया गया है अनुपात वो है 2:7। दो संख्याओं का गुणनफल क्या रहेगा, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 35, द रेशो ऑफ द टू नंबर इज 2:7, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये आपको बताना है। तो यहाँ से भी बहुत ही सिंपल है, हम इसको जो है यहाँ से भी इक्वेशन हमें बनानी होगी। तो जो पहली संख्या है वो हमने मान ली है x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 35 प्लस x हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जो समीकरण है उसको हम, जो रेशो दिया गया अनुपात, उसी तरह से इसको भी लिख लेंगे x बटे में 35 प्लस x, ये अनुपात दिया गया है 2:7 का। यहाँ से हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये इससे चला जाएगा 7x इज इक्वल टू 35 प्लस x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 70 प्लस 2x। अब 7x इसमें से ये 2x इधर जाएगा, माइनस 2x 70 हो जाएगा, और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 14। अब यहाँ पे x की वैल्यू आ गई तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 35 में से हम क्या करेंगे 14 प्लस कर देंगे, ये देखिए दूसरी संख्या ये है, तो 35 में प्लस हमने 14 कर दिया तो आंसर कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। और उनका हमें गुणनफल निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, तो दोनों को हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, और आंसर हमारा कितना आ जाएगा 686 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से C ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है, एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक पृथ्वी वर्ष में यात्रा करता है। ठीक है, लाइट ईयर जो है वो है दैट डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 अर्थ ईयर फॉर ऑब्जेक्ट इन स्पेस। अब अंतरिक्ष में जो वस्तुएं हैं, दो आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी का वर्णन करने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। ये एक लेंथ मापने की, बहुत लंबी लेंथ जो होती है ना डिस्टेंस, उसको मापने की यूनिट होती है लाइट ईयर। एक प्रकाश वर्ष लगभग इतने किलोमीटर है। खगोलविद एक तारे का अवलोकन कर रहे हैं जो पृथ्वी से 5 प्रकाश दूरी पर है, तो तारा कितने किलोमीटर है। ऑब्वियसली एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू ये है, 5 की वैल्यू क्या होगी बस यही तो बताना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहीं पे कर देते हैं, ये हमें जो दिया गया है ये दिया गया है 9.5 इंटू 10 की पावर 11। ठीक है, ये दिया गया है, हम ये जो है 10 0 है, एक पॉइंट हमने इधर किया तो 11 हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आता है 4.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12। ये हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, बाकी बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा बच्चों डी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे जो आंसर आएगा ना बच्चों वो जो है आंसर आपका बी रहेगा। 4.75 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 13 आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करते हो 95 ये हैं, 11 0 हैं, तो 95 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11। अब अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास यहाँ पे आता है 475 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11। अब अगर आप डेसिमल लगाते हो तो यहाँ पे एक डेसिमल करते हो तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पे लेकर आते हो तो 13 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा 4.75 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 13 जो है आपका आंसर रहेगा यहाँ पे। क्लियर, बी जो है आपका ये करेक्ट आंसर है, बी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एक से शुरू होने वाली विषम संख्याओं के घटाव को दोहराने पर निम्नलिखित में से कौन सी
संख्या जो है वो क्या है, वो पूर्ण वर्ग है। बाय रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ ओड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर जो है वो बताना है। तो यहाँ पे जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 324। 18 इंटू 18 जो है ये क्या है, इसका ये परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी इनमें कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सी जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1369, इसका आपको जो है बताना है, वर्गमूल जो है इसका ये आपको बताना है। तो इसको भी बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हो, ये हमने काफ़ी बार वर्कशीट्स में किया है ये वाला मेथड। तो 1369, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेयर बना लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पे, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो ये आपका 4 आ गया, रिमाइंडर 6 9 आप उतारेंगे, 3 और 3 क्या इतने हो गए 6। अब ये 7 पे चला जाएगा, 4 6 9। तो इसका कितना आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया 37। अगर ये मेथड आपको नहीं आता है तो बच्चों आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें बहुत सिंपल है, पेयरिंग करनी है और पेयर को ही साथ लेकर चलना है। तो ये ज़रूर कीजिएगा। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया, आंसर हमारा आ जाएगा 37। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी आकृति गुण भुजाओं का केवल युग्म एक युग्म समांतर है, यानी वन पेयर जो साइड्स हैं वो पैरेलल होनी चाहिए। इसके अंदर जो है देखिए कोई भी साइड पैरेलल नहीं है, इसके अंदर जो है चारों साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब ये इसके इसमें भी पैरेलल हैं। केवल 2 साइड पैरेलल देखनी है हमें, ये तो साइड पैरेलल नहीं है, बट ये वाली साइड जो है हमारी क्या है, इसके अंदर ये वाली साइड पैरेलल है। तो डी जो है हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, और में जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हम करेंगे। इसमें आपको दिया गया है कि ऊपर दिया गया चित्र एक समांतर ABCD चतुर्भुज ABCD दिखाता है, जिसका कोण जो है वो क्या है, जिसका कोण D = कितना है, 60 डिग्री है। निम्न में से किसका मान सबसे अधिक है। तो इनमें से सबको में से आपको इनका मान निकालना है और उससे पहले आपको इनकी वैल्यू जो है वो निकालनी होगी। अब देखिए ये D जो है ये क्या है, 60 डिग्री है। और यहाँ पे अगर हम इनको नंबर देते हैं, सो यहाँ से हम कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ये 60 है तो इसके सामने वाला भी कितने का रहेगा, ये भी 60 डिग्री का ही होगा। एंड इसमें देखिए जो इनका जो टोटल होता है वो कितना होगा, एक पैरेललोग्राम की जो साइड्स है उनका जो एंगल है उनका टोटल रहेगा 180। तो अगर ये 60 का है तो ये कितने का रहेगा, 120 का, और इसके सामने वाला कितने का रहेगा, 120 का हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास सारी जो वैल्यूज़ हैं वो आ गई हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमने पुट की यहाँ पे 120, तो कितना ए की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है, 120 है। सो यहाँ पे कितना हो गया 240, माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो 60 है तो 120, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 120। इसी तरह a प्लस डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 180, a प्लस बी की कितनी आ गई 180, और 3 एंगल C और 2 इंटू एंगल D इसकी आ गई हमारे पास 242 जो है 90, ठीक है। 280 यहाँ पे, हाँ 290 आ जाएगी। तो जो वैल्यू है सबसे ज़्यादा वो किसकी है, वो डी की वैल्यू रहेगी। किसकी रहेगी, डी की। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर डी रहेगा। अब इसमें दिया गया है क्रॉस कंट्री जो है एक रनिंग इवेंट है। क्रॉस कंट्री होता है ना, एक रनिंग का इवेंट होता है जिसमें जो धावक होते हैं वो पूर्व निर्धारित दूरी जो है वो उन्होंने पूरी की। इसमें विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं जिनमें धावक विभिन्न वातावरणों को कवर करते हैं। 11 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री रनिंग इवेंट इस प्रकार है। तो उन्होंने कुछ इस तरह से कि जैसे पक्की सड़क पर दौड़ेंगे 3 किलोमीटर, कच्ची सड़क पर 2, पहाड़ी पर चढ़ेंगे 2, कीचड़ दौड़ जो है वो 1 रहेगा, जंगल में दौड़ना 2 रहेगा, और जल निकायों को पार करना 1 किलोमीटर रहेगा। इस तरह से टोटल यहाँ पे हो जाता है 11 किलोमीटर, ठीक है। आप इंग्लिश में यहाँ से पढ़ सकते हो कि टोटल जो रनिंग इवेंट है वो कितने की है, वो है 11 किलोमीटर की। ये पहले से ही डिसाइडेड हो गया। अब इसी के ऊपर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कुल दूरी का कितना भाग कीचड़ दौड़ है, ठीक है। अब देखिए अगर हम कीचड़ दौड़ की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कीचड़ दौड़ जो है वो केवल 1 किलोमीटर है। कितने में से है, 11 में से, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाग बताना है ना, फ्रैक्शन बताना है, तो 1/11 जो है इसका आंसर हो जाएगा। सी जो है यहाँ से इसका आंसर होगा। उसके बाद है कितना भाग जल निकायों का है। तो बच्चों यहाँ से आप बहुत ही आसानी से देख सकते हो, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। जैसे 1 है तो 1 और टोटल लिख दीजिए, नीचे 11 है, तो फ्रैक्शन बस लिखना है आपको। तो कुल दूरी का कितना भाग जल निकायों का है, तो वो भी 1/11 ही रहेगा। इसका सी रहेगा आंसर, इसका आंसर डी रहेगा। उसके बाद देखिए पक्की और कच्ची सड़कों पर तय की गई कुल दूरी का कितना भाग है। तो पक्की और कच्ची सड़क उन दोनों को आप जोड़ लोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5/11। उसके बाद देखिए
पहाड़ी पर चढ़ना और जंगल में तय की गई दूरी का कितना भाग जो है, दूरी का कितना भाग है, तो वो भी आप जोड़ लीजिए। पहाड़ी पर चढ़ना और जंगल में तय की गई दूरी, इसको देख लेते हैं। पहाड़ी पर चढ़ना और जंगल में तय की गई दूरी, तो ये देखिए पहाड़ी पर चढ़ना ये है 2 और जंगल में दौड़ना ये है 2, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4/11, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद राहुल कहता है कि जंगल से दौड़कर और पहाड़ियों पर चढ़कर क्रॉस कंट्री में कुल दूरी का कितना कवर किया जा सकता है। तो जंगल में दौड़कर और पहाड़ियों पर चढ़कर, तो ये दोनों जो है देख लीजिए, जंगल में दौड़ना 2 और पहाड़ियों पर चढ़ना 2, तो कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि अब कुल दूरी का कितना कवर किया जा सकता है, तो बताना है। तो आधा, आधे से कम, आधे से अधिक, 1/4, तो देखिए 4/11 हो गया। अब 11 का आधा जो है वो कितना होता है, 5.5, जबकि यहाँ ये आधे से कम हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, आधे से कम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, स्कूल के प्रदर्शन के लिए प्रत्येक पंक्ति और कॉलम में समान संख्या में छात्रों की व्यवस्था की जानी है। व्यवस्था 1 में दर्शाए अनुसार 9 विद्यार्थियों को व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, तो 3 और 3 6 और 7 8 9, तो 9 विद्यार्थियों को व्यवस्थित किया जा सकता है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यवस्था 1 में जो है ये अरेंजमेंट 1 है, इसमें 100 अगर स्टूडेंट्स को हमें बिठाना है तो कितने विद्यार्थियों को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए 100 बिठाने हैं इस तरह से, तो 10 इधर आ जाएं और 10 इधर आ जाएं, तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100। अब 3 तो ऑलरेडी हैं, अगर 3 में हम यहाँ पे 7 और बिठा दें, 7 बिठा दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फिर ये रो और कॉलम में अगर हम 7 और ऐड कर दें तो ये 10 यहाँ हो जाएंगे, 10 इस तरफ हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 × 10 ये 100 हो जाएंगे। क्लियर है, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, प्रदर्शन आयोजित करने वाले शिक्षकों को लगता है कि एक समूह में 100 छात्रों की व्यवस्था करना मुश्किल होगा। वे समूह को 2 वर्ग में व्यवस्थाओं में करने की जो है क्या करते हैं, सोचते हैं। 2 समूहों में करने की सोच रहे हैं, तो वे समूह को 2 वर्ग व्यवस्था में विभाजित करने के बारे में सोचते हैं। प्रत्येक व्यवस्था में कितने विद्यार्थी हो सकते हैं, तो 2 समूह में करने हैं और 100 ही होने चाहिए। उसके लिए क्या होगा, 2 वर्ग व्यवस्थाओं में होना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे जो आ जाएगा आपका ये देखिए ए हो जाएगा। तो इसको हम कैसे यहाँ पे कर सकते हैं, एक तो 36 और 64, तो इसमें स्क्वायर अरेंजमेंट करनी है, तो इसमें आपका आंसर रहेगा 36 और 64, तो स्क्वायर अरेंजमेंट केवल इन्हीं की हो सकती है। ठीक है, 36 और 64। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, 2 छात्र कार्यक्रम के दिन प्रदर्शन में जो है क्या थे, अनुपस्थित थे, एंड शिक्षक वर्तमान छात्रों को 2 वर्ग व्यवस्था में आयोजित करने की सोचते हैं। प्रत्येक व्यवस्था में कितने विद्यार्थी हो सकते हैं। अब 2 छात्र जो है वो क्या हो गए, वो एब्सेंट हो गए। अब 2 एब्सेंट हो गए तो कितने बच गए, वो बच गए 98। ठीक है, अब 98 को कैसे जो है किस तरह से ग्रुप में किया जा सकता है, तो 98 छात्रों को यहाँ पे किया जा सकता है। ये देखिए 49 करके जो है उनको ग्रुप में इस तरह से बिठाया जा सकता है, 49। ठीक है, जो है 7 और 7 इस तरह से बिठा के। उसके बाद देखिए, किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर बराबर होता है। किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर। अब क्रमागत यानी कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये क्या है, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि उनका जो गुणनफल है, उनके बीच का अंतर किसके बराबर होता है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे मान लीजिए 1 नंबर है और 2 नंबर है। अब उनके वर्ग, तो 1 का वर्ग तो 1 ही हो जाएगा और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। अब इनके बीच में अंतर कितना है, इनके बीच में अंतर जो है वो कितना हो गया, 4 में से 1 गया 3, तो ये जो 3 आया है, ये अगर हम 2 और 1 को जोड़ दें तो उसके हमेशा बराबर रहेगा। इसमें आप कोई भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर, कोई भी क्रमागत संख्या ले सकते हो, तो हमेशा जो उनके बीच का अंतर आता है वो हमेशा उन संख्याओं के योग के बराबर होता है। तो सी जो है यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा उनके योग के। ठीक है, क्या हो जाएगा, उनके योग के। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहाँ पे अलग है। तो आपको यहाँ पर अलग बताना है कि इनमें कौन सा नंबर वो अलग है। तो यहाँ पे देखिए जो अलग है वो हमारा क्या रहेगा, तो इसमें आप इस तरह से देख सकते हो, 10 को 10 से गुना करोगे कितना आ जाएगा, 100। 30 को 30 से करोगे 900 आ जाएगा। 20 को 20 से करोगे 400। लेकिन
40 को 40 से करते हैं तो 1400 नहीं आता, इसीलिए ये जो है क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो डी जो है हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए खंड ब दिया गया है, इनमें से आपको 4 रिक्त स्थान जो है वो भरने हैं। तो इसमें देखिए लगातार 3 संख्याओं का योग 54 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, यानी 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो है उनका जो योग है, जो सम है वो 54 है। तो आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे तो देखिए x हमने मान लिया हमने कि एक संख्या x है, तो दूसरी कॉन्सिक्यूटिव क्रमागत संख्या क्या होगी, x+1 और उससे अगली होगी x+2, और इन तीनों का जो योग है वो किसके बराबर है, 54 के। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, 3x+3 और 54। उसके बाद 54 ये 3 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 3x = 51। x की वैल्यू निकालेंगे, 51 को 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आंसर आ गया, 17। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू यहाँ से आ गई 17। ठीक है, तो हमने x की ही सबसे छोटी जो वैल्यू है वो निकालनी थी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है। ठीक है, एक समबाहुभुज यानी जो रेगुलर पॉलीगन है उसके हर एक जो बाह्य कोण है वो कितने का है, एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री का है। तो आपको उसकी भुजाओं की संख्या बतानी है। तो देखिए जो भी रेगुलर पॉलीगन होता है उसके सारे जो एंगल होते हैं एक्सटीरियर एंगल, उनका जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब एक जो एंगल है उसका 45 डिग्री है और टोटल होता है 360। तो इसको अगर हम 45 से भाग दे देंगे तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स निकल जाएंगी। तो यहाँ पे आ गया आपका 8 साइड्स, यानी टोटल जो है रेगुलर पॉलीगन जो है वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल है एक तरह से, यानी उसके 8 जो है वो साइड्स हैं। ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8। उसके बाद 12.25 का वर्गमूल जो है वो आपको यहाँ पर निकालना है, 12.25 का। ठीक है, तो आइए करेंगे। इसमें साथ साथ ये वाला क्वेश्चन भी चेक कर लीजिए, ये वाला क्वेश्चन भी जो है हम साथ साथ ही डिस्कस करेंगे इसके साथ ही। सो यहाँ से हम निकालेंगे 12.25 है, तो 12.25 यानी कि डेसिमल हमने हटाया तो नीचे 100 आ गया। अब 1225 का हमने निकाला तो यहाँ से हमारे पास कितना आया, 5 × 7। ठीक है, और नीचे हमने ले लिया 10 × 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेयर में से एक ले लेंगे 5, इधर पेयर में से एक ले लेंगे 7, और इधर हमने 10 ले लिया। तो आज ये हमारे पास आ गया 35/10, यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.5। क्लियर है। तो बच्चों इसी तरह से आपको इसकी जो है, ये जो इस तरह से निकालते हैं ना हम, इसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है कि ये कैसे निकाला है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, ये देखिए, ये आपको वैल्यू दी गई है और इसमें आपको x का मान निकालना है। तो ये 3 जो है अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x + 12 = 2x + 17, ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए 3x - 2x, ये 2x इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और 17 - 12 ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए 3 में से 2 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, x, और 17 में से 12 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 5। उसके बाद जो दिया गया है 33 - 32 जो है ये दिया गया है, 33 का स्क्वायर - 32 का स्क्वायर। तो हम इसको स्क्वायर करके और डायरेक्ट माइनस कर लेंगे। इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, फॉर्मूला 33 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर - बी स्क्वायर, ये हो जाएगा a + b a - b। तो यहाँ पे a + b 33 + 32 हो जाएगा, a - b 33 - 32 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 65 × 33 में से 32 गया, 1 आ गया, और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 65। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 65 जो है यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैच करना है। तो ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल में शीर्ष जो होते हैं वर्टिसेस, उनकी नंबर कितना होता है। तो ट्राइंगल है तो यानी उसमें नंबर हो जाएगा 3। उसके बाद नेक्स्ट देखिए षटभुज है यानी हेक्सागॉन है तो उसमें हो जाएगा 6, पेंटागॉन है तो उसमें हो जाएगा 5, और क्वाड्रिलेटरल है यानी चतुर्भुज है तो उसमें हो जाएगा 4। तो ये जो है आपको करना है, बहुत ही इजी यहाँ से आपका ये क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 6 to 9 जो है ये आपके एक एक अंक के ही हैं, तो ये आपको करने हैं। इसमें देखिए -3/7 दिया गया है, इसको जो है प्राप्त करने के लिए -7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाना चाहिए, यानी -7/3 जो रेशनल नंबर है इसके दुगने में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि हमें ये जो है प्राप्त हो जाए। तो बहुत ही ईजी है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आइए इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ से बच्चों आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये देखिए -7/3 है, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस जो है क्या आ जाएगा, +x इसमें आ जाएगा, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए -3/7 के। तो ये x जो है हमने क्या माना है कि इसके 2 गुने में कितना जोड़ा जाए,
कि जो आंसर है वो आपका -3/7 आए। तो ये कितना जोड़ा जाए, ये x है, यानी अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है x की वैल्यू, बस इतना सा काम करना है। तो ये देखिए 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, -14 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 3 एंड प्लस x, और ये आ जाएगा x यहीं पे रख दीजिए, 14/3 उधर चला जाएगा, और ये जो 14/3 है ये इधर जो है जाने के बाद क्या होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, -3/7, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, तो बस यहाँ से आप इसका जो है, इसके जो डिनोमिनेटर हैं अंश और जो हर है, इसका हर है उसको इक्वल कर लीजिए डिनोमिनेटर को। यहाँ पे -3/7 है, इनटू में इसको हमने क्या किया, इसको 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको 7 से डिवाइड और 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि इनके डिनोमिनेटर वो सेम हो जाएं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -9 डिवाइडेड बाई 21, और इधर आ जाएगा 98/21। अब हम इनको आसानी से क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो आपके x की वैल्यू आएगी वो आएगी 89/21। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया गया है, आई थिंक ए नंबर, मैंने एक संख्या सोची y, तो संख्या सोच ली, उसके बाद उसमें 7 जोड़ दिया, y में 7 जोड़ दिया 7, इसके दुगने का व्यंजक लिखिए। तो इसके दुगने का व्यंजक क्या हो जाएगा, यानी इसका दोगुना हमने कर दिया, तो क्या हो जाएगा 2y + 14 जो है हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये, 1 मार्क का जो और में दिया गया है। उसके बाद उस समांतर चतुर्भुज का नाम लिखिए जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का, ऐसे समांतर चतुर्भुज का नाम लिखना है। तो वो समांतर चतुर्भुज हमारा कौन सा हो सकता है, वो आयत हो सकता है, वो वर्ग हो सकता है। ठीक है, यानी रेक्टेंगल और स्क्वायर जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे पैरेललोग्राम वो रेक्टेंगल है और स्क्वायर है। ठीक है, यानी आयत और वर्ग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ से x का वैल्यू निकालनी है, हल करना है। तो ये भी बहुत इजी है, 2x - 7 = x + 2 जो है वो दिया गया है, x + 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2x है तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, और इधर जाके 7 प्लस का हो जाएगा, 7 + 2 हो जाएगा। यहाँ से x बच गया और यहाँ से 9 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, जो कि बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक समषटभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो समषटभुज के विकर्ण कितने होंगे, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर हेक्सागन के नंबर ऑफ डायगोनल दिखाने हैं, निकालने हैं आपको। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n, ठीक है, n - 3 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको इसमें रेगुलर हेक्सागन है तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी, 6 - 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास जो टोटल डायगोनल जो आता है वो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से वो टोटल डायगोनल आपका आ जाएगा, आंसर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर। तो देखिए कैसे करेंगे, ये इससे कट जाएगा, 6 में से 3 जो है माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 3 = 9 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों सेक्शन सी दिया गया है। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 10 ये रहेगा आपका, जो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे सारे क्वेश्चंस। एक समांतर चतुर्भुज है, उसके दो आसन्न कोण का अनुपात 4:5 दिया गया है, उनके माप आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद हल करना है आपको ये वाला सम। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक्स का मान बताना है आपको, इसको सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया गया है ये वाला। ठीक है, तो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है क्योंकि आप सिलेबस पूरा कर चुके हो, जितना भी आपका सिलेबस है। तो दी गई आकृति में x का मान आपको बताना है, बहुत ही ईजी है ये। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, छोटी छोटी संख्या बतानी है जिसे 300 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। ठीक है, और में निम्नलिखित समीकरण को हल करना है और परिणामों की जाँच करनी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें निम्न का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए और पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग का वर्गमूल भी बताना है। 8, 9, 10 प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 18 राजेश एक रैखिक समीकरण को हल करता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझ लेंगे, पढ़ लेंगे अच्छे से और इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये थी बच्चों आज की वीडियो। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस जितने कराए हैं क्लियर हैं, और कुछ आपको होमवर्क भी मिला है। तो होमवर्क जो है वो ज़रूर करिएगा। ठीक है, और बताइएगा कि आपके लिए ये वीडियो कितनी बेनिफिशियल है, कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व करे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।